नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज के अंतर्गत आज हमारा सेशन होगा प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर। जी हां दोस्तों, आज हम पूरे विस्तार से जानेंगे कि जिस प्रौद्योगिकी और विज्ञान की ताकत पर यूरोप इतनी दम भरता है ना, उसकी शुरुआत एक्चुअल में कहां से हुई थी। आज आपको अपने आप पर गर्व होगा कि आप कहां पर पैदा हुए हैं। दोस्तों, जिस विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आज संपूर्ण यूरोप जो है अपना श्रेय लेता है, अपना श्रेय मानता है, वहीं आज आपको जानेंगे कि इसकी एक्चुअल में शुरुआत कहां से हुई थी, इस विज्ञान की और प्रौद्योगिकी की शुरुआत कहां से हुई थी और कब से हुई थी। ठीक है ना। तो आज पूरे विस्तार से हम आज वाले सेशन में पूरे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि इसका श्रेय जो है हमारे भारतीय विद्वानों को नहीं जाता है, उसका दोष हम किसी और को नहीं दे सकते, उसका कारण भी कहीं ना कहीं हम लोग ही है ना। तो वो सारी बातें जो है हम पूरे विस्तार से आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन दोस्तों, चाहे आपकी सीरीज में ये टॉपिक हो या ना हो, चाहे ये आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट ही हो ना हो, आपकी यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा रही हो या ना पढ़ा रही हो, चाहे आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीए ही नहीं कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट भी ना हो, तो भी आपके लिए आज का ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और मेरा मानना तो ये कि आप ये वाला टॉपिक तो सभी को देखना चाहिए और सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। किसकी जानकारी? इसी की कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास भारत में कब हुआ था, है ना। कब हुआ था? क्या यूरोप के बाद हुआ था या यूरोप से पहले हुआ था? आज जब भी आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो या इतिहास पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो ना, तो हमेशा कहीं ना कहीं विद्वानों का श्रेय हमेशा यूरोप के विद्वानों का ही नाम आपको देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण की बात कर ले, पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूम रही है, इसकी बात कर ले, चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाइए, प्रत्येक क्षेत्र में आपको परिभाषाएं देखने को मिलती है, यूरोपीय विद्वानों की मिलती है। ऐसा क्यों? क्या वास्तविक रूप से सबसे पहले विज्ञान प्रौद्योगिकी या चिकित्सा का जो है जो ज्ञान आया था, क्या यूरोप में ही आया था? तो आज आप पूरे विस्तार से जानेंगे और इसको समझेंगे क्या वास्तविकता क्या है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जो नए स्टूडेंट हैं वो भी अच्छे से समझ ले और जान ले कि दोस्तों, सिर्फ आपको इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आपको आइडिया ऑफ भारत ही नहीं बल्कि बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पूरी गुणवत्ता के साथ में। जो सेशन, जो डिटेल या कहे कि जो कंटेंट आपको पेड क्लासेस में मिलता है ना 20-30 हजार रुपए देने के बाद में, वो सेशन में आपको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। और मेरा प्रयास, हालांकि आगे चल करके मेरा उद्देश्य आप लोग अपने आप ही समझ जाएंगे, है ना। तो सेशन में कंप्लीट डिटेल, उसके बाद में नोट्स भी, और कोई किसी प्रकार का किसी भी नाम से कोई चार्जेस आपसे किसी भी प्रकार का 1 रुपया भी वसूल नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, इस प्लेटफॉर्म के नाम से। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, फोर्थ यूनिट पर हम मूव कर चुके हैं। और फोर्थ यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए वो देख लेते हैं। 4 टॉपिकों में इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। 4 टॉपिकों में सबसे पहला टॉपिक है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कहां पर? प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ था, सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में पर्यावरण संरक्षण पर बात करेंगे, है ना। ये सारी बातें हम प्राचीन भारत के परिप्रेक्ष्य में करने वाले हैं। इसमें वर्तमान की कोई बात नहीं आएगी, आधुनिकता की कोई बात नहीं आएगी, यहां तक कि मध्यकाल की भी कोई चर्चा नहीं होगी। हम सिर्फ हमारी प्राचीन सभ्यता और प्राचीन संस्कृति के बारे में सीख रहे हैं। इसीलिए प्राचीन भारत को लेकर के ही पर्यावरण संरक्षण की बात यहां पर करेंगे। उसके अलावा प्राचीन भारत में स्वास्थ्य को लेकर के किस प्रकार की जागरूकता थी, भारतीय अंक प्रणाली और गणित को लेकर के क्या धारणाएं थी, ये सारी चर्चा हम फोर्थ यूनिट में करने वाले हैं। आइए तो शुरू करते हैं अपना आज का एक बेहतरीन सेशन। शुरू करें उससे पहले एक दृष्टि जरा सारांश पर डाल लीजिए कि अनुक्रमणिका पे डाल लीजिए। ये मान लीजिए अनुक्रमणिका है आपके लिए कि आज वाले टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामान्य तथ्यों पर, सामान्य सी चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखेंगे इसकी उपलब्धि पर कि प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस प्रकार की उपलब्धियां हमने हासिल की थी। और उन उपलब्धियों को देखेंगे हम विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से 8 प्रकार के क्षेत्रों में देखने वाले हैं। अब बताइए मुझे
कहां पर आपको यह विस्तार मिलेगा? YouTube की क्लासेस में तो कंप्लीटली नहीं मिलेगा, है ना। तो प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या क्या उपलब्धियां हमें हासिल हुई थी प्राचीन समय में, उस पर दोस्तों हमारी चर्चा होगी और पूरे विस्तार से होगी। इन 8 क्षेत्रों को टारगेट करके दोस्तों हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से, है ना, 8 क्षेत्रों को। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट अभी ऐसे ज्वाइन हो, जो 10-15 मिनट का सेशन के लिए इंतजार कर रहा हो या फाइंड आउट कर रहा हो ना, तो अभी सेशन को छोड़कर चले जाइए अभी, क्योंकि आगे चलकर के आपको बहुत निराशा हासिल होने वाली है, निराशा हाथ लगेगी आप लोगों को। जो भी ये समझ के आया है सेशन में कि 10-15 मिनट में हम सब कुछ सीख लेंगे, उन दोस्तों के लिए मैं जादूगर नहीं हूं। ऐसे कोई जादूगर जो हो ना, उसके पास जाइएगा आप लोग जिनको समय की जल्दबाजी हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपको समय देना ही होगा। बिना समय के किसी प्रकार की कोई शिक्षा तो नहीं मिलेगी। हाँ, मजाक आपके लोगों के साथ में जरूर किया जा सकता है, उस मजाक आपको अच्छा भी लगता है, जैसा कि कई जगह किया भी जा रहा है। चलिए, तो इस विस्तार में सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारत ने किस प्रकार की उपलब्धि हासिल की थी। गणित के क्षेत्र में चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन, धातु विज्ञान, रत्न विज्ञान या मिक्स, विविध, है ना, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में। तो इस प्रकार के 8 विशेष क्षेत्रों की सहायता से हम ये जानेंगे कि हमें किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल हुई थी प्राचीन समय में। क्लियर है? चलिए दोस्तों, कंटेंट ज्यादा होगा आज के सेशन में और सेशन काफी लंबा चलने वाला है, इसलिए थोड़ा धैर्य पूर्वक समझिए, बैठिए और सिर्फ इसको सुनते चलिएगा। नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नए स्टूडेंट है उनको बता रहा हूं, पुराने हैं उन्हें तो अच्छे से पता है कि नोट डाउन करने की आवश्यकता पड़ती नहीं। क्यों? क्योंकि यहां लेक्चर देखिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स डाउनलोड कीजिए। जब आपका मन करे तब उसका जो है रिविजन लगाइए। कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई किताब भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसको लेने के बाद, तो ठीक है ना। चलिए, लेकिन एक बात याद रखना, मैं बीच बीच में हमेशा बोल देता हूं कि इस कंटेंट को पढ़ने के बाद में किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुका है, या ऐसा मानिए, ऐसा समझिए कि आपने पढ़ाई कर ली है और अब एग्जाम के लिए रिवीजन करना है आपको, तो आपको ये कंटेंट पढ़ने के बाद पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, लेक्चर देखिए, पीडीएफ का रिवीजन लगाइए, उसके तुरंत बाद में आपको अपनी पुस्तक में उसी टॉपिक को पढ़ना है। पुस्तक को कभी मत छोड़िए पढ़ने से, अगर समय है आपके पास तो, है ना। एग्जाम में अगर समय है तो पुस्तक को भी पढ़ना है, लेकिन पुस्तक का टॉपिक समझने के लिए आवश्यक है कि लेक्चर को देखने के बाद में आपका जो है ना एक भूमिका तैयार हो जाती है और उसको, उस टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दोस्तों ध्यान से सुनते चलिएगा, पूरी कहानी आपके मस्तिष्क में प्रवेश करवा दूंगा, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी दुविधा के सारी कहानी आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगी। बस ध्यान से एकदम जो है फोकस्ड होकर के सुनते चलिएगा कहानी को। करें स्टार्ट, ठीक है ना, स्टार्ट करें। बिल्कुल एकाग्र की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है, सेशन लंबा है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत को अतीत में, अर्थात कि अतीत में अति प्राचीन समय में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। ध्यान दीजिएगा, जो विश्व गुरु आज हम बनने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयत्न कर रहे हैं, वो दर्जा हमें प्राचीन समय में प्राप्त था। और कैसे प्राप्त था और क्यों प्राप्त था, क्या कारण थे इसके पीछे, तो ये आज के इस सेशन में पूरी तरह आप समझ जाएंगे। इस दर्जा प्राप्त होने का जो बड़ा कारण था वो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और हमारे विद्वान थे, उनके पीछे का रीजन। क्योंकि ये जो ऋषि मुनि थे, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और जो विद्वान थे, इनके कार्य और इनको प्राप्त उपलब्धियां जो थी, इसी के परिणाम स्वरूप ही भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। इतना ही नहीं, भारत जो है शिक्षा, ध्यान रखना, शिक्षा, कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विश्व में सबसे आगे था। शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में लीजिए, कला, संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में लीजिए, प्रत्येक क्षेत्र में भारत जो है विश्व में अग्रगामी था, अग्रणी था, सबसे आगे था। भारत से आगे कोई नहीं था। ऐसा कैसे कह सकते हैं?
तो आइए मैं बताता हूं कैसा कह सकते हैं। आप खुद, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद जैसे जैसे सुनते जाएंगे आप खुद को समझ आ जाएगा कि भारत में विज्ञान का जन्म, प्रौद्योगिकी का जन्म जो है कब हो चुका था। आज हम बोलते हैं ना, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट जो होते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। अब जरा आपकी स्वयं की शिक्षा की जो व्यवस्था थी ना उसको तो देख लीजिए, आपका इतिहास तो देख लीजिए, आपकी शिक्षा का इतिहास क्या रहा है। भारतीय शिक्षा से ज्यादा महान शिक्षा पूरे विश्व में कहीं नहीं है मेरे दोस्त। बस आवश्यकता है उसको पहचान कर उसको उसी रूप में प्रदान करने की। लेकिन चूंकि आज वर्तमान की अगर बात करें ना, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना 70% एजुकेशन तो हमने जो है यूरोप की एजुकेशन को अपनाया हुआ है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। जी हां, बिल्कुल उचित नहीं है। कई लोग मुंह फाड़कर बोलते हैं, कई लोग चीख कर बोलते हैं कि सब आवश्यक है हमारे लिए, यूरोपीय शिक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है, अमेरिकी शिक्षा बहुत आवश्यक है। ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। देश काल परिस्थिति, भूल गए क्या शब्द? देश काल परिस्थिति। और शिक्षा भी देश काल परिस्थिति पर ही लागू होती है। जिसकी जैसी प्रकृति हो, जिसकी जैसी परिस्थिति हो, जिसका जैसी आर्थिक स्थिति हो, जिसका जैसा समाज हो, जिसकी जैसी संस्कृति सभ्यता हो, उसके पास उसी के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। आपकी सभ्यता कुछ और है, संस्कृति कुछ और है, और शिक्षा आपको यूरोप की मिल रही होगी, तो दोस्तों आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और इसीलिए ग्रेजुएशन करने के बाद भी हम ना इधर के रहते हैं और ना उधर के रहते हैं, है ना। सबसे बड़ा कारण यही है हमारी शिक्षा का। हालांकि शिक्षा में दोष कब तक निकालते रहेंगे, इसकी शुरुआत, इसमें सुधार की शुरुआत हमें और आपको ही करनी है, क्योंकि आप आने वाले भविष्य हो, आप आने वाले भारत के भविष्य हो। सो आपको ये प्रथम कदम आपको ही उठाना होगा। और आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो तो एक छोटी सी शुरुआत जरूर कीजिए। चलिए, जितनी आपकी क्षमता हो उस प्रकार से आप शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, क्या देखा आपने कि भारत जो है ना प्राचीन समय से ही विश्व गुरु रहा था, और ये विश्व गुरु रहने के पीछे हमारे ऋषि मुनि और हमारे विद्वानों को प्राप्त उपलब्धियां इसके पीछे विशेष परिणाम थी। इतना ही नहीं, शिक्षा, कला, संस्कृति और साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत विश्व में सबसे आगे रहा था। भारतीय विज्ञान की परंपरा दुनिया की प्राचीनतम परंपरा है, प्राचीनतम परंपरा है। जिस समय यूरोप में धुमक्कड़ जातियां निवास करती थी, धुमक्कड़ जातियां समझते हैं ना, भटकती हुई जातियां, जिनको बस्तियां बना करके रहना भी नहीं आता था, जिनको संगठित होकर के तब रहना भी नहीं आता था। और हम इतना बोल सकते हैं कि वो लोग यूरोप में जिस समय लोग बस्तियां बनाकर रहना प्रारंभ कर रहे थे, सीख रहे थे, उस समय भारत के लोग सभ्य नगरों में निवास करते थे, सुनियोजित तरीके से निवास करते थे। और इसका प्रमाण है सिंधु घाटी सभ्यता। जब सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ था भारत में, उस समय यूरोप में लोग नग्न अवस्था में पाए जाते थे मेरे दोस्त, धुमक्कड़ जातियां पाई जाती थी, याद रखिए। तो उस समय तक जो है, उस समय तक भारत में भवन निर्माण की कला, धातु विज्ञान, वस्त्र निर्माण की कला, परिवहन की व्यवस्था, ये सब उन्नत दशा में थी, विकसित हो चुकी थी भारत में। जब यूरोपीय लोग नग्न अवस्था में थे, कपड़े पहनना नहीं जानते थे, उस समय भारत में ये सभी व्यवस्थाएं, घर बनाने की, महल बनाने की कला, धातु विज्ञान, वस्त्रों का निर्माण करना, परिवहन की व्यवस्था, ये सारी चीजें है ना विकसित अवस्था में थी, विकसित हो चुकी थी। सोचिए आप लोग, है ना। तो आर्यकाल, इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जब आर्य आए भारत में, तो आर्यों के काल में भारत में विज्ञान और भी ज्यादा विकसित हुआ। एक मिनट, आर्यों के काल में भारत में विज्ञान और भी ज्यादा विकसित हुई। इस काल में अर्थात कि आर्यों के काल में गणित, ज्योतिष, रसायन, खगोल, चिकित्सा, धातु, इन सभी क्षेत्रों में ना विज्ञान ने खूब अच्छी खासी उन्नति की थी, अच्छी खासी उन्नति की। ठीक है ना। कब? जब आर्य, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में क्या हुआ, आर्यों का आगमन हुआ भारत में, और आर्यों के आ जाने से विज्ञान ने और तीव्र गति से उन्नति की। कहा? भारत में, है ना, भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, भारत में। उसके बाद और भी कई क्षेत्रों में, जैसे गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्नति प्राप्त की।
विज्ञान की ये परंपरा समझिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके ना पर छक्के छूट जाएंगे दिमाग के। विज्ञान की ये परंपरा भारत में ईसा के जन्म से 200 वर्ष पूर्व से शुरू होकर के ईसा के जन्म के बाद 11वीं सदी तक काफी उन्नत दशा में रही थी। 200 ईसा पूर्व के समय में, ध्यान दीजिएगा, मैं किसी उत्पत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास की बात कर रहा हूं। ईसा मसीह के जन्म से भी 200 वर्ष पहले से और 11वीं शताब्दी तक, अर्थात कि भारत के मध्यकाल तक, भारत की जो ये विज्ञान की परंपरा है ना, ये बहुत ज्यादा विकसित रही थी, बहुत ज्यादा विकसित। लेकिन मध्यकाल जब आया भारत में, तो मध्यकाल में भारत के प्रत्येक क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली दोस्तों। प्रत्येक क्षेत्र में, भारतीय मध्यकाल में प्रत्येक क्षेत्र में गिरावट आई, और इतनी गिरावट आई थी कि मध्यकाल में मुगल शासन व्यवस्था के तहत भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में गिरावट महसूस की, और बची खुची जो है अंग्रेजों ने गिरा दिया, जिसे हम आज तक फिर से खड़ा नहीं कर पाए। अगर हम अपना ही वास्तविक दर्शन करें ना, तो हम ये जानेंगे कि जो स्थिति हमारी प्राचीन समय में थी ना, उस स्थिति में हम आज तक नहीं पहुंच पाए, अभी तक नहीं पहुंच पाए, इतना विकास करने के बावजूद नहीं पहुंच पाए। आज भी हम प्राचीन भारत के में कई क्षेत्रों में पीछे हैं, कई क्षेत्रों में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी बीच में उस समय के जरा आइए साइंटिस्टों से मिल लीजिए। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बोधायन, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, कणाद, ऐसे और सवाई जय सिंह, ऐसे कई वैज्ञानिक थे दोस्तों, और कई ऐसी लंबी लिस्ट है। कब से? 200 ईसा पूर्व से लेकर के 11वीं शताब्दी तक के बीच में भारत में ऐसे कई विज्ञानों की लिस्ट है, कई वैज्ञानिकों की। लेकिन आज देखिए आपकी किताबों में उठा करके कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा एक प्राचीन इतिहास को छोड़ करके। और प्राचीन इतिहास में भी जब आपको आर्यभट्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा ना, तो 2 लाइन में उनका इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया जाएगा। ब्रह्मगुप्त के बारे में, वराहमिहिर के बारे में कितना पढ़ाया जाता आप लोगों को, एक एक पैराग्राफ, 2-2 ढाई लाइन के, है ना। और जब बात करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्सों की, वेस्टर्न थिंकर्स की, तो पूरी की पूरी किताबें छप जाती है उनके लिए। यह है भारतीय शिक्षा, है ना। थोड़े से जागिए, देखिए, समझिए, आप किसी और को नहीं, आप अपने आप को समझिए, आप कौन हो, कहां पर हो। और जिस दिन आपने अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को समझ लिया, आपको किसी और पर गर्व करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। अपने आप पे गर्व करोगे आप लोग कि किस भूमि में पैदा हुए हो आप, है ना। चलिए आगे समझते हैं। और भारत में वैज्ञानिक अनुसंधानों, आविष्कारों की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। आदिकाल से वैज्ञानिक अनुसंधान करना, आविष्कार करना, यह परंपरा कोई यूरोप की ना रजिस्ट्री नहीं है, इस पर कोई यूरोप की देन नहीं, ये भारत में आदिकाल से चली आ रही है। ये बताया ना, जब वो लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे ना, वो हमको सिखाएंगे, वो जब कपड़े पहनना नहीं जानते थे, उस समय वैज्ञानिक क्षेत्र में जो है ना अनुसंधान आविष्कार हो रहे थे भारत में। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो, बनवाली, सुरकोटदा, ये सब क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में की खुदाई में प्राप्त हुए नगर है, अलग अलग स्थानों पर भारत में, है ना। और इन खुदाई के स्थानों से, या कहें कि इनमें मिले भवन, इनसे जो खुदाई के में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हमको, जो भवन प्राप्त हुए हैं ना, खुदाई में जो भी प्राप्त हुआ हमको, ये इसका बड़ा प्रमाण है, उदाहरण है इसके, है ना। तो इन जो नगर मिले हैं खुदाई में, इन नगरों के भवन, सड़कें, नालियां, स्नानागार पक्की ईंटों से बने हुए थे, पक्की ईंटों से। ध्यान दीजिएगा, उस समय में, ईसा पूर्व के समय की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उस समय में भवन, घर बने हुए थे व्यवस्थित तरीके से, महल बने हुए थे यार, है ना। सड़कें प्रॉपर तरीके से बनी हुई थी, जैसा कि ग्रिड पद्धति में आज भी देखने को नहीं मिलती थी व्यवस्थित तरीके से। नालियां व्यवस्थित तरीके से मिलती थी। भारी भारी जो है बारिश का समय, बारिश हुआ करती थी, बाढ़ें आया करती थी, लेकिन मुजाल जो उस पूरी बस्ती में या उस पूरी कॉलोनी में पानी नहीं भरता था। आज का कोई ऐसा शहर बता दीजिए जहां पर भयानक बारिश होने पर पानी ना भरता हो। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार के नगर बने हुए थे, इस प्रकार की नालियां बनी हुई थी कि पूरे व्यवस्थित एक ग्रिड पद्धति को अपनाया गया था वहां पर, स्नानागार। और जो इनका सब निर्माण में ना पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। किसका? पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ के निवासी जहाजों के द्वारा विदेश से व्यापार किया करते थे। ध्यान दीजिएगा, जहाजों से विदेशी व्यापार भी हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में।
सोचिए उनके जो सोच थी या उनका जो विज्ञान था कितना चरम पर था, कितना उत्कृष्ट था। माप तोल का ज्ञान उन्हें था, माप तोल करने का ज्ञान उनको उस समय प्राप्त हो चुका था। कृषि की अवस्था की बात करें तो उन्नत अवस्था थी कृषि की भी, कृषि बहुत अच्छी अवस्था में थी। उस समय में भी कृषि का विकास करने के लिए कई प्रकार की पद्धतियों को अपनाया जाता था। फसल चक्र जिसे कहते हैं ना, फसल चक्र जिसे आज हमारी सरकार बार बार कई प्रकार के जो है नियम लागू करती है, कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है और कई प्रकार से जो है मोटिवेट भी करती है किसानों को कि वो फसल चक्र को अपनाए, है ना, फसल चक्र को अपनाए, खाद्य की जगह फसल चक्र को अपनाए। तो ये फसल चक्र जो है ना कब की देन है हमारे पास में यार, सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। कांसे का उपयोग करना जानते थे वो लोग, सोचिए धातु में इतने आगे बढ़ चुके थे, कांसे तक पहुंच चुके थे। कांसे के हथियार, कांसे के संसाधन, अपनी कृषि संबंधी कांसे के संसाधन बनाने लग गए थे वो लोग। सोने चांदी का उनको ज्ञान था, बहुमूल्य रत्नों का उनको ज्ञान था, आभूषण पहनते थे इसके वो। इसका अर्थ यह हुआ कि ये लोग जो है ना खनन विद्या में पारंगत थे। जब धातु की बात आती है तो धातु कई पेड़ पे तो लगती नहीं है, धातु कहां से निकलती है, जमीन से निकलती है, खुदाई से निकलती है, मतलब खनन विद्या का भी इनको ज्ञान था। वो जब भी धातु मिलती है ना दोस्त मेरे, तो धातु कभी भी शुद्ध रूप में नहीं मिलती है, धातु कभी भी शुद्ध रूप में नहीं मिलती है, धातु में मिक्स होता है, उसे उसकी विधि के द्वारा उसे पृथक किया जाता है, ठीक है ना। और इन लोगों को वस्त्र निर्माण का ज्ञान भी था, ऊनी और सूती वस्त्र बना करते थे उस समय में। जानिए अपने आप को, वैदिक काल के लोग ना खगोल विज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। वैदिक काल के लोग, वैदिक काल के जब वेद प्रचलित थे, है ना, जब वेद प्रचलित थे उस काल को हम वैदिक काल बोलते हैं। खगोल विज्ञान का बहुत भारी भरकम नॉलेज था इन लोगों को। 27 नक्षत्रों की बात करते थे ये, 27 नक्षत्रों का ज्ञान ये रखते थे। बताने वाला हूं सब कुछ आगे चल करके। ये वर्ष महीने और दिन के बीच में जो समय होता था ना, समय का विभाजन से ये लोग परिचित थे। सोचिए समय के विभाजन से आज परिचित ये लोग उस समय परिचित थे, वेदों के समय में। अब आप ये अंदाजा लगाइए, जब आप कभी जियोग्राफी पढ़ेंगे ना, भूगोल पढ़ेंगे ना, तो आपको ना अक्षांश देशांतर वगैरह ये लाइनें बताई जाती है, उसका श्रेय यूरोपीय विद्वानों को दिया जाता है। हजारों साल पहले की कहानियां है ये, कब, जब वेद प्रचलित थे उस समय की कहानियां हैं। और आगे आइए, अभी कुछ नहीं हुआ। मौसम परिवर्तन का ज्ञान, शरीर में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, शरीर के अंदर जो कीटाणु होते हैं ना उनकी अवस्था, उनका पता, रोग किस रोग जो पैदा होते हैं ना, उस रोग पैदा होने के अनुवांशिकी जो कारण होते हैं, अनुवांशिकी जो कारण होते हैं, उन कारणों का पता था इन लोगों को। यहाँ के सिद्धांतों को यहाँ पे मान्यता प्रदान की गई थी। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों में तो ये इतने आगे थे कि पूरा विश्व जो है इनकी बराबरी नहीं कर सकता था। आयुर्वेद चिकित्सा में शल्य चिकित्सा भी की जाती थी, आवश्यकता पड़ने पर। शल्य चिकित्सा मतलब समझ रहे ना, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन, वैदिक समय में ऑपरेशन, आयुर्वेद विज्ञान के माध्यम से शल्य चिकित्सा भी की जाती थी। उसी समय वनस्पति और जंतुओं के बाहरी और आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन भी किए जाते थे। वनस्पति और जंतु, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इनका भी इनके पास में अच्छा खासा नॉलेज था। बाहरी और आंतरिक जो संरचना होती है, कैसे इनकी उत्पत्ति होती, कैसे बनती, इसका अध्ययन भी किया गया। कृषि के क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसल चक्र की पद्धति को अपनाया गया था, है ना। तो आप समझ सकते हैं, ये हम आजकल की बात नहीं कर रहे हैं, 100-200 साल पुरानी बात नहीं कर रहे दोस्तों, ये हजारों साल पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसके बाद में अगर देखिए, ये तो आपके एक सामान्य सी तथ्य की चर्चा हो चुकी है, ये अभी सामान्य तथ्य की चर्चा हो चुकी कि आपके जो है आपके प्राचीन भारत ने किस प्रकार की किस किस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त कर रखी थी। इसके बाद में अब हम बात करेंगे एक सेपरेट क्षेत्रों पर कि प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किस किस क्षेत्र में उपलब्धियां थी ना। एक एक क्षेत्र को हम सेपरेटली समझेंगे, एक एक क्षेत्र को सेपरेटली समझेंगे। जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में चलिए एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। जैसा बता रहा हूं बिल्कुल वैसे करते चलिएगा, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने दूंगा मैं, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, कुछ भी, सब कुछ जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। पढ़िए अच्छे से इसको।
चलिए साइड में हो रहा हूं मैं, जल्दी से पढ़िए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। पढ़ लिया? आइए अब बात करते हैं कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान में क्या उपलब्धियां प्राप्त थी हमें। खगोल विज्ञान में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त थी प्राचीन भारत में। ध्यान दीजिएगा, ये विज्ञान भारत में ही विकसित हुआ। यह विज्ञान मतलब खगोल विज्ञान जो है भारत में ही विकसित हुआ। अब इसका ध्यान दीजिएगा, में ही, भारत में ही विकसित हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि इससे पहले दुनिया के किसी भी कोने में खगोल विज्ञान का आविष्कार नहीं हुआ था, विकसित नहीं हुआ था। सबसे पहले खगोल विज्ञान कहां विकसित हुआ दोस्तों? भारत में विकसित हुआ। प्रसिद्ध जर्मन खगोल वैज्ञानिक है जिनका नाम आपने लाखों बार पढ़ा होगा अभी तक, कोपरनिकस। कोपरनिकस कौन है? ये जर्मनी के खगोल विज्ञानी हैं। कौन? कोपरनिकस, है ना। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी गोल है। क्या कहा था? पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है, कोपरनिकस ने। और इसको पूरी दुनिया ने मान लिया, और दुनिया ने माना और हमने भी मान लिया कि यार ये प्रथम वैज्ञानिक है कोपरनिकस जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, है ना। तो बड़े ज्ञानी थे ये, जिन्होंने ये पता कर लिया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। हमारी किताबों ने हमसे कहा कि यही पहले वैज्ञानिक है, यही वास्को डी गामा है, ये कोपरनिकस ही वास्को डी गामा है, और हमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि आर्यभट्ट जैसा भी कोई व्यक्ति है इतिहास में आर्यभट्ट जैसा भी कोई व्यक्ति है जो अगर रिश्ते की बात करे ना तो कोपरनिकस के दादा 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 पता नहीं कितने परदादा आगे लग जाएंगे, उसके बाद में इनका नाम आएगा। मतलब कोपरनिकस से 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने यह सिद्धांत दे दिया था। जो जर्मनी खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत 1000 साल पहले भारतीय विद्वान आर्यभट्ट ने 1000 साल पहले यह सिद्धांत देकर जा चुके थे। आर्यभट्ट ने इस पर आर्यभट्टीय या आर्य सिद्धांत के नाम से ग्रंथ भी लिखे थे। आर्यभट्टीय या आर्य सिद्धांत के नाम से उन्होंने ग्रंथ भी लिखे, याद रखिएगा। और इसी तरह से एक कहानी और रोचक है। न्यूटन का नाम किस किसने नहीं सुना है? अब बोल रहा हूं मन में, सर क्यों मजाक कर रहे हो, है ना। अच्छा, न्यूटन का नाम किस किसने नहीं सुना है? मजाक जैसा लग रहा है ना कि मैं मजाक कर रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि न्यूटन का नाम किसने नहीं सुना है ये पूछिए, सबने सुना है। अब मुझे बताइए, क्या जितने लोगों ने न्यूटन का नाम सुना है, जितने लोग न्यूटन को जानते हैं, क्या उतने ही लोग ब्रह्मगुप्त को भी जानते हैं? सर ये ब्रह्मगुप्त कौन आ गया यार? मेरे प्यारे दोस्त, 1000 साल पुराना न्यूटन है ये ब्रह्मगुप्त, ठीक है ना। आइजक न्यूटन ने जब यह सिद्धांत दिया था गुरुत्वाकर्षण का, कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, इनसे 1000 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वो ये दे चुके थे। तो फिर भैया क्यों याद रखते हो कोपरनिकस को? आर्यभट्ट को याद रखिए ना। क्यों याद रखते हो न्यूटन को? ब्रह्मगुप्त को याद रखिए ना। और यही बात आप एजुकेशन सिस्टम को भी बोलिए कि क्यों आपको कोपरनिकस और न्यूटन पढ़ाया जाता है, क्यों आपको आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त नहीं पढ़ाए जाते। अब आंखें खुली है। जो आइडिया ऑफ भारत लेकर के आए, मैं वाकई में इस सब्जेक्ट की, इस विषय की बहुत तारीफ करता हूं, और इसीलिए मैं पूरे मन से इसको पढ़ा रहा हूं, बिना ब्रेक लिए और पूरे विस्तार से पढ़ा रहा हूं। जिसको पढ़ना है पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, है ना। चाहे एक हफ्ते में 100 लोग ही क्यों ना देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं इसको पूरे विस्तार से दूं, पढ़ाऊं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की बात करता है। ये विषय, ये वास्तविक रूप से हमारा विषय है, वास्तविक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा ये विषय है।
अगर भारतीय संविधान के बाद कोई विषय आता है वो यही है, जो पूरी तरह से सिर्फ हमारी बात करता है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों ब्रह्मगुप्त 1000 साल पहले इन्होंने सिद्धांत दे दिया, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण का। यह एक अलग बात है कि किन्हीं कारणों से किन्हीं कारणों पकड़ लीजिए क्या बोलने का प्रयास किया जा रहा है, किन्हीं कारणों से इनका श्रेय जो है ना पाश्चात्य वैज्ञानिकों को मिला है। पाश्चात्य वैज्ञानिक अर्थात की यूरोपीय विद्वान। भारतीय खगोल विज्ञान का उद्भव वेदों से माना जाता है। इस दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, इस दुनिया में खगोल विज्ञान का प्रारंभ कहां से हुआ, तो इसका प्रारंभ हुआ है दोस्तों वेदों से। कहां से, वेदों से। पूरी दुनिया में वेद अगर ये ज्ञान नहीं देते तो पता नहीं और कितने साल लग जाते इनको यहां तक पहुंचते पहुंचते कि पृथ्वी गोल है, धुरी पर घूमती है, या अन्य है ना कि पृथ्वी भी एक ग्रह है, संभवतः नहीं बता पाते। ये सारा ज्ञान जो है ना इनको वेदों से ही प्राप्त हुआ है, अर्थात कि खगोल विज्ञान का उद्भव ही वेदों को माना गया है। वैदिक कालीन भारतीयों ने अपने यज्ञ तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए क्योंकि उस समय के वैदिक काल के जो लोग हुआ करते थे ना, ये बड़े धार्मिक हुआ करते थे, तो वो जब भी अपने यज्ञ करते थे घर में या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते थे ना, तो उसका शुभ लग्न देखा जाता था, उसका मतलब शुभ मुहूर्त देखा जाता था। और शुभ मुहूर्त देखने के लिए ही उन्होंने खगोल विज्ञान का विकास किया था। शुभ मुहूर्त कैसे, विभिन्न ग्रह और ग्रहों के नक्षत्रों के आधार पर शुभ मुहूर्त दिखा जाता था, और उसके लिए उन्होंने खगोल विज्ञान का विकास किया। शुभ मुहूर्त देखने के लिए वैदिक आर्य सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन गति से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आर्य आए थे भारत में, वो आर्य भारत की माफ कीजिएगा सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन ये जो गति है ना इससे परिचित है। क्या मतलब होता है उत्तरायण दक्षिणायन का, बहुत कम स्टूडेंट जानते होंगे, हालांकि जिनका जियोग्राफी है वो अच्छे से जानते है ना, लेकिन कुछ का जियोग्राफी नहीं, बहुत से लोग स्टूडेंट का जियोग्राफी नहीं है। तो मैं बता दूं, उत्तरायण मतलब समझिए कि आपके पूरी पृथ्वी पर जो मौसम परिवर्तन होता है ना दोस्तों, ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन ये गति के कारण ही परिवर्तित होते हैं। सर्दी आती है, बारिश आती है, गर्मी आती है, सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन के कारण ही होता है। हालांकि जियोग्राफी में इसको पूरा विस्तार से समझाऊंगा, है ना। अरे सिंपल सा है, जब सूर्य पृथ्वी के उत्तर की ओर जा रहा होता है तो उसको उत्तरायण बोलते हैं, और जब सूर्य पृथ्वी के दक्षिण की ओर जा रहा होता है उसको दक्षिणायन बोलते हैं। दैट्स ऑल। तो जब सूर्य दक्षिण में होता है पृथ्वी के तो उत्तर में सर्दी होती है ना, और जब सूर्य उत्तर में होता है तो दक्षिण में जो है सर्दी होती है। सर्दी, बारिश, गर्मी, इस प्रकार के ये मौसम सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन की गति के कारण ही पड़ते हैं। तो इसकी जानकारी सोचिए, वैदिक आर्यों को उसकी जानकारी प्राप्त थी। वैदिक कालीन खगोल विज्ञान का एकमात्र ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष। देखिए दोस्तों, वेदांग ज्योतिष, ना यकीन हो वेदांग ज्योतिष आज भी मिल जाएगा आपको मार्केट में, ले लीजिए, परचेस कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। इसमें सब कुछ दिया गया है, और कब का ज्ञान है समाहित, इसमें वेदों के समय का ज्ञान है। वैदिक काल में वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ लिखा गया था, और इसी ग्रंथ में ही सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की गति के बारे में बताया गया था। और इस वेदांग ज्योतिष की जो रचना है ना, किसने की थी मालूम है? लगध ऋषि ने। किसने? लगध ऋषि ने। कब की थी? 100 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व। किससे? ईसा मसीह से। मतलब कि 100 वर्ष ईसा पूर्व में वेदांग ज्योतिष की रचना की गई थी लगध ऋषि के द्वारा। क्लियर है? इसके बाद भारतीय खगोल विज्ञान में ब्रह्मगुप्त का समय आता है। ब्रह्मगुप्त का समय आता है, ठीक है ना। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी से, हालांकि ये जो है ये मध्यकालीन विद्वान माने जाते हैं, मध्यकालीन विद्वान है ये ब्रह्मगुप्त, याद रखिएगा मध्यकालीन है ना, मध्यकालीन 712 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक का जो काल माना जाता है वो मध्यकाल माना जाता है भारत में। कब से? 712 से और 1600 ईस्वी तक का समय मध्यकाल का समय माना जाता है। तो ये ब्रह्मगुप्त जो है 7वीं शताब्दी से इनका काल माना जाता है, अर्थात कि ये मध्यकालीन विद्वान रहे हैं। वे खगोल विज्ञान संबंधी गणनाओं में
संभवतः बीज गणित का प्रयोग करने वाले भारत के सबसे महान गणितज्ञ रहे। सबसे महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त सिद्धांत इनका प्रमुख ग्रंथ है। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना भी की है जिनमें इन्होंने अपने पूरे विचारों को लिखा है, अपने पूरी ज्ञान को उल्लेखित किया था। क्लियर है। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त के बाद में इस क्षेत्र में भास्कराचार्य का नाम आता है। भास्कराचार्य का नाम, और खगोल विज्ञान में इनका विशिष्ट योगदान रहा है भास्कराचार्य जी का। इनका समय 12वीं शताब्दी था। कब? 12वीं शताब्दी था, है ना। मध्यकाल के ही ये विद्वान, ये भी मध्यकाल के विद्वान रहे हैं। वे गणित के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और कर्ण कुतूहल नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। सिद्धांत शिरोमणि और कर्ण कुतूहल नाम के 2 ग्रंथों की रचना की थी। खगोलविद के रूप में, खगोल वैज्ञानिक के रूप में भास्कराचार्य अपनी तात्कालिक गति की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध थे। तात्कालिक गति, क्या होती है तात्कालिक गति? ये तात्कालिक गति जो है ना, ये खगोल के जो वैज्ञानिक होते हैं इनको ग्रहों की गति का ज्ञान प्राप्त करने में मदद देती है। तात्कालिक गति ग्रहों की विभिन्न प्रकार की, कौन सा ग्रह की क्या गति है ना, किस गति से वो घूम रहा है, ये सारी बातें बताने में ये प्रमुख रहे थे, खगोलविद रहे थे भास्कराचार्य। क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने जो है इसके सामान्य धारणा पर चर्चा की। सामान्य धारणा के बाद में हमने बात की है इसके खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों पर, और सेशन हमारा पहुंच चुका है, 36 मिनट हो चुके हैं, है ना। 36 मिनट हो चुके हैं, और मेरा आज ऐसा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मॉर्निंग में ही मैं जो है आपकी लंबी क्लासेस ले लूं ताकि आप मुझसे बोर हो जाए, है ना। सेकेंड पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट, क्योंकि यात्रा काफी लंबी है और मैं शॉर्ट में बिल्कुल भी इसको फिनिश नहीं करना चाहता, है ना। 1 घंटे में कुछ भी नहीं होने वाला इसमें। 1 घंटे में 20 मिनट और पढ़ा दूंगा, कुछ भी नहीं होगा 20 मिनट में, क्योंकि मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। डेटा को मैं चेक करता हूं, डेटा देखिए आप लोग। गणित के क्षेत्र में हम बात करेंगे भरपूर डेटा, चिकित्सा के क्षेत्र में बात करेंगे, उसके बाद में देखिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बात करेंगे, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बात करेंगे, इसके बाद में धातु विज्ञान के क्षेत्र में। अच्छा खासा कंटेंट है यार, बहुत अच्छा खासा कंटेंट है। रत्न विज्ञान के क्षेत्र में, है ना, विविध के क्षेत्र में। तो अब इनमें चर्चा अगर हम शॉर्ट में करने लगे ना तो दोस्तों बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो जाएगा, और ये कंप्रोमाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए ठीक है, 36-37 मिनट की क्लास भी कम नहीं होती है, काफी ठीक है, आप लोगों को ज्यादा समय नहीं जाएगा। तो इसका अगर देखिए लाइव नहीं देख रहे हैं आप लोग, रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में सेकंड पार्ट की लिंक आसानी से मिल जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन खोलिए, सेकंड पार्ट की लिंक वहीं मिल जाएगी आप लोगों को, है ना। तो हैंड टू हैंड अगर आपके पास में समय है तो आप हैंड टू हैंड जो है सेकंड, इसका जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट को लगा लीजिए, ताकि ये पूरा सीरीज जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हैंड टू हैंड हो सकता है। हाँ, पीडीएफ में आपके दोनों की एक साथ ही प्रोवाइड करूंगा, जो नोट्स है ना वो एक साथ ही प्रोवाइड करूंगा। तो ये नोट्स में सेकंड पार्ट में ही आपको दे पाऊंगा दोस्तों। तो इस फर्स्ट पार्ट में जो है आप लेक्चर देख लिया आपने, तो जो लाइव देख रहे हैं वो कल तक का वेट करें, कल मॉर्निंग में फिक्स 9 बजे ही जो है आपका इसका सेकंड पार्ट भी होगा। क्लियर है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कल मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट जो है ना सभी सेशनों को निरंतर रूप से देख रहे हैं, जो मॉर्निंग में 3 सेशन में लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। 7 बजे इंग्लिश चल रहा है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का, 8 बजे राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय, दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। 9 बजे सेशन आप देख ही रहे हैं आइडिया ऑफ भारत। इवनिंग में 6 बजे सेकेंड ईयर में जो है सेकेंड ईयर में अभी समथिंग कौन सा सब्जेक्ट है वहां पर, सोशोलॉजी आई थिंक चल रहा है, डेवलपमेंट वाला, है ना। और नाइट में 9 बजे आपका सेकेंड ईयर का ही हिंदी साहित्य चल रहा है, जिसमें हम अनुवाद विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से लगभग 5 से 6 क्लासेस अभी आपकी कंटिन्यू चल रही है इसी प्लेटफॉर्म पर, मेरे ही द्वारा आपके सहयोग से। ठीक है, तो नए स्टूडेंट हो तो आप जो है इनके माध्यम से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी क्लासेस कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई चार्ज देना है ना। मेरा उद्देश्य ही है कि एकेडमिक शिक्षा को पूरे भारत में मैं एक दिन जो है ना फ्री करके रहूंगा। जो बर्डन आपने और हमने सहा है, संभवतः आने वाली पीढ़ी नहीं सहेगी।
मैं छोटे से एक शुरुआत करने जा रहा हूं और संभवतः इस शुरुआत को मैं एक आयाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। और मेरा उद्देश्य एकमात्र यही है कि जितनी भी एकेडमिक शिक्षा है जिसके कारण से शिक्षा आज व्यापार बना हुआ है, जो एकेडमिक शिक्षा है उसको एक दिन में फ्री करके रहूंगा इंडिया में। कोई कोचिंग, कोई संस्थान इसके बाद में फिर कोई मोटी फीस आप लोगों से वसूल नहीं कर पाएगी। किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार पैसा नहीं है इसलिए मैं ये तैयारी नहीं कर सकता, इसलिए मैं स्टडी नहीं कर सकता। मैं एकेडमिक शिक्षा की बात कर रहा हूं दोस्तों। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए कहें या फिर एलएलबी कहें या एमबीए कह दीजिए, बीए, एलएलबी, एमए, एमकॉम, एमएससी और भी बीएचएससी, बीसीए, पीजीडीसीए, ऐसे कई एकेडमिक कोर्सेस होते हैं जिनको लेकर के एक मोटी फीस वसूली जाती है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। और उसके अलावा फिर कोचिंग संस्थाएं उनको और बाकी लूटने पे लगी हुई है। हालांकि लूटना नहीं कहूंगा मैं, वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस अगर शिक्षा से दूर रहेगा तभी हम एक प्रॉपर तरीके से विकास कर पाएंगे, तभी भारत जो है प्रॉपर तरीके से विकास कर पाएगा। जब तक शिक्षा व्यापार बनी हुई है, संभवतः गरीब तबके के लोग उस प्रकार की शिक्षा से हमेशा वंचित रहेंगे और शिक्षा को सिर्फ अर्थ की दृष्टि से ही देखा जाता रहेगा। तो आवश्यकता हमें आज क्या है कि शिक्षा को अर्थव्यवस्था से एकदम अलग कर दिया जाए, तभी कहीं जाकर के शिक्षा एक प्रॉपर तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो है आगे बढ़ पाएगी और हर एक जरूरतमंद तक शिक्षा व्यवस्था पहुंच पाएगी। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।